हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरीके से आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे और साथ ही साथ नेक्स्ट एग्जाम का प्रिपरेशन अब करना शुरू कर दिए होंगे। तो आज का यह जो सेशन है इसमें हम लोग जानेंगे एसी मशीन में जो कि 2018, 2019 और 2020 में प्रीवियस ईयर जो ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बारी बारी से प्रत्येक ईयर के जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो 2018 के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग 2019 के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में हम लोग 2020 के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। तो पहले से अगर डिटेल ऑब्जेक्टिव को देखना है, डिटेल में ऑब्जेक्टिव के पूरे सोल्यूशन को देखना है तो आप 2019 और 2020 का जो ऑब्जेक्टिव है वो एसी मशीन क्रैश कोर्स करके जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम आंसर जानेंगे और थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2018 का। तो चलते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा है कि ये 4 पोल एंड 1200 आरपीएम, मतलब एक 4 पोल और 1200 आरपीएम अल्टरनेटर, मतलब 4 पोल और 1200 आरपीएम का एक अल्टरनेटर है, विल जनरेट ईएमएफ हैप्ट। तो कह रहा है वो ईएमएफ जनरेट करेगा कितने फ्रीक्वेंसी पर। तो इसके लिए हम लोग देखिए एक फार्मूला आप लोग पढ़े थे, NS = 120 F अपॉन में P। यहाँ पर देखिए आपको गिवन क्या है, NS का वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पर देखिए 1200 आरपीएम। तो यहाँ से हम लिख देंगे NS का वैल्यू 1200 आरपीएम। उसके बाद देखिए 120 F हमें नहीं पता है, F हमें निकालना है तो F को वैसे ही रहने देंगे। P का वैल्यू हमें दिया हुआ है, P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 पोल है तो यहाँ पर 4 रखेंगे। यहाँ पर जब इसको आप कट करिएगा तो ये 10 टाइम्स कट हो जाएगा। यहाँ पर से फिर F का वैल्यू जब निकालिएगा तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से F का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 40 हर्ट्ज। आप यह सोच के कभी नहीं मार दीजिएगा कि हमारे यहाँ जो पावर सप्लाई जो है वो 50 हर्ट्ज पर आता है। तो इसका आंसर ये आपको यही चेक करना चाह रहा था कि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं। नहीं तो बहुत सारे लड़के इसको ए ऑप्शन मार के चले आते हैं कि 50 हर्ट्ज, क्योंकि भारत में 50 हर्ट्ज ही चलता है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो जनरेट हो रहा है वो 40 हर्ट्ज पर यहाँ पर ईएमएफ जनरेट होगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या करा है, इन एन अल्टरनेटर करा एक अल्टरनेटर में द आर्मेचर फ्लक्स, आर्मेचर फ्लक्स जो होता है हेल्प द मेन फील्ड फ्लक्स, मेन फील्ड फ्लक्स को हेल्प करता है कब, व्हेन द लोड पावर फैक्टर, जब हमारा लोड पावर फैक्टर कैसा हो, जब हमारा लोड पावर फैक्टर 0 लैगिंग होता है तब उस कंडीशन में वो हेल्प करता है आर्मेचर फ्लक्स जो है वो मेन फ्लक्स को। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन एन अल्टरनेटर, अल्टरनेटर में डैम्पर बाइंडिंग आर यूज टू, डैम्पर बाइंडिंग का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं। तो डैम्पर बाइंडिंग का जनरली जो हम लोग उपयोग करते हैं वो हंटिंग के लिए करते हैं, हंटिंग से बचाने के लिए। और वही जब सिंक्रोनस मोटर को चलाना होता है तब उस कंडीशन में, मतलब उसके स्पीड को कंटिन्यू मेंटेन रखने के लिए भी हम वहाँ पर डैम्पर बाइंडिंग का उपयोग करते हैं, मतलब उसको स्टार्ट करने में भी हम लोग वहाँ पर डैम्पर बाइंडिंग का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है प्रिवेंट हंटिंग, हंटिंग से प्रोटेक्शन के लिए। अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो यह कह रहा है द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, जो हमारा मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड होता है एट विच द अल्टरनेटर कैन ड्राइव टू जनरेट 60 हर्ट्ज एंड 400 वोल्ट। कह रहा है वो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड कितना हो सकता है जिस पर कि एक जनरेटर जो है वो 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लेता है और 4000 वोल्ट जो है वो जनरेट करता है। तो यहाँ पर ये 4000 वोल्ट जो दिया है वो ऐसा ही आपको डाइवर्ट करने के लिए दिया है। यहाँ पर इस 4000 वोल्ट का हम लोग उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर पूछा है हमको क्या, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। तो पहले पॉसिबल स्पीड का जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, NS = होता है 120 F अपॉन में P। यहाँ पर देखिए NS जो है स्पीड जो है वो पोल के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पोल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि क्या, अगर पोल का वैल्यू घटेगा तो हमारा NS का वैल्यू बढ़ेगा, अगर पोल का वैल्यू बढ़ेगा तो हमारा NS का वैल्यू घटेगा। तो यही कॉन्सेप्ट पर देखते हैं। तो मिनिमम कितना पोल हम ले सकते हैं, यहाँ पर आपका बस आपके IQ लेवल, आपके अंडरस्टैंडिंग को जो एग्जामिनर है वो चेक करना चाह रहा था। यहाँ पर सिंपली हम पोल को मिनिमम कितना पोल ले सकते हैं। तो मिनिमम पोल बराबर P = सबसे कम जो होता है वो 2 होता है। तो यहाँ पर वही रख दीजिए, आपका NS का वैल्यू निकल जाएगा। NS = 120, F का वैल्यू में दिया है 60 हर्ट्ज। यहाँ पर हम करते हैं 60 अपॉन में P का वैल्यू हम लेंगे 2। अब देखिए क्या होता है, यहाँ जब 2 लीजिएगा तो ये 60 टाइम्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3600, मतलब हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि इन अ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसा होता है। तो वो होता है रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल लोड या वेरीज विथ लोड, लोड के साथ वेरीज करता है, वेरीज विथ स्पीड या वेरीज विथ पावर फैक्टर। तो वो जो होता है वो जनरली होता है रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लोड, वो सारे लोड पर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो हमारा ऑप्शन होगा राइट, ऑप्शन नंबर A। अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हेन अ सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग एट सिंक्रोनस स्पीड, जब हमारा सिंक्रोनस मोटर जो है वो सिंक्रोनस स्पीड पर रन करता है, द डैम्पर बाइंडिंग प्रोड्यूस, डैम्पर बाइंडिंग क्या करता है, जब वो एक्चुअल स्पीड पर वो रन करता ही है तो हमारा डैम्पिंग बाइंडिंग का कोई काम नहीं होगा। डैम्पर बाइंडिंग का हम उपयोग क्या कहें, जैसे ही वो अपना स्पीड खोने लगता है तो उस स्पीड को गेन करने के लिए हम डैम्पर बाइंडिंग का उपयोग करते हैं, या इसको स्टार्ट करने के लिए। तो उस कंडीशन में जब ये पूरे एक्चुअल स्पीड में अपना मूव करते रहेगा, सिंक्रोनस स्पीड में मूव करते रहेगा, तो उस कंडीशन में डैम्पर बाइंडिंग के थ्रू कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, तो नो टॉर्क होगा। बाइंडिंग प्रोड्यूस नो टॉर्क, किसी तरह का टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कॉन्सेप्ट अगर आप समझे हुए रहिएगा तो आप सारे क्वेश्चन को आसानी तरीके से कर सकते हैं। और जनरली जो आपका न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में पूछता है वो जनरली दो ही फॉर्मूला पर पूछता है, एक NS इक्वल टू 120 F/P, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछेगा तो रोटर फ्रीक्वेंसी वो पूछेगा, जिसमें कि मतलब जो FR होता है वो S/F होता है। तो यही दो फार्मूला पर जनरली न्यूमेरिकल आपको पूछता है। 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट 1425 RPM, एक 3 फेज का 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर है जो कि रन करता है 1425 RPM पे। वाइल सप्लाइंग फुल लोड, जब उस पर हम फुल लोड सप्लाई करेंगे, इट्स स्लिप इज, उसका स्लिप क्या होगा। तो पहले आप यहाँ पर देखिए ये 1425 दिया हुआ है, इसका रोटर का स्पीड जो है वो उसका दिया है, तो 1425 हमारा रोटर स्पीड है, ठीक है। अब हमें यह सोचना होगा कि इससे जस्ट ऊपर क्या हमारा सिंक्रोनस स्पीड होगा। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, दिमाग वाला क्वेश्चन था, क्योंकि ये खुद अपने सेट नहीं किए होंगे, ये गूगल से कहीं पर से खोज लिए होंगे, कोई एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर चिपका दिए हैं आप लोग के एग्जाम में। देखिए इसमें दिमाग लगाना है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें आपको सोचना था कि ये जो है NR का वैल्यू 1425 RPM दिया हुआ है, तो हमें NS का वैल्यू इससे जस्ट ज़्यादा होगा, तो इससे जस्ट ज़्यादा कितना होगा, 1500 RPM, यही तो होगा। क्योंकि अब देखिए 1500 RPM होगा, ये 1500 RPM कैसे हम इसको सोच सकते हैं। जब हमारा मैक्सिमम 2 पोल का था, उस केस में जब 2 पोल हमारा था मोटर का, तो उस केस में हमारा NS का वैल्यू कितना आता था, तो उस समय हमारा आता था NS का वैल्यू 3000, यही तो आया था। पिछला क्वेश्चन में देखिए कितना है, 3600 आया था शायद, ये देखिए 3600 RPM आया था। तो यहाँ पर ये भी जो आएगा वो 3600 RPM आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा वो 3600 RPM जब 2 पोल था तब। अब यहाँ पर इससे कम 2 पोल से ज़्यादा फिर क्या होगा, और स्पीड कम करने के लिए पोल की संख्या बढ़ाना होगा, तो और पोल को जब हम बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, पोल मिनिमम 2 के बाद फिर क्या आएगा, 4 आएगा, 3 तो आएगा नहीं, तो 4 पोल का लेके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए नया NS निकालते हैं, NS बराबर था 120, F का वैल्यू कितना है, F का वैल्यू हमारा है 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पर लिखेंगे 50 अपॉन में P का वैल्यू हम 2 की जगह पर अब 4 रखते हैं। देखिए अब क्या आता है, 4 3 जा 30 हो जाएगा, यहाँ पर 5 3 जा 15 1500 1500 RPM आएगा। तो ये जो हमारा आ गया वो आ गया NS का वैल्यू। हमें पूछ रहा था क्या, स्लिप पूछ रहा है, तो स्लिप बराबर में आप फार्मूला पढ़े थे NS माइनस में NR अपॉन में NS, यही तो फार्मूला होता है स्लिप का। तो देखिए NS का वैल्यू हम कितना लाए 1500 RPM, और NR का वैल्यू कितना लाए 1425 RPM जो कि दिया हुआ था, और फिर से NS का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1500 RPM। तो यहाँ से जो घट के आएगा वो कितना आएगा 75 अपॉन में 1500। इसको आप लोग जब कैलकुलेट करिएगा तो ये कटेगा कितने टाइम्स में, परसेंटेज स्लिप यहाँ पर पूछ रहा है, तो परसेंटेज स्लिप के लिए यहाँ पर इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 2 शून्य खत्म, 15 5 जा 15 25 75 होता है, तो यहाँ पर 5% इसका जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा सोचना था कि 1425 RPM दिया है, तो इससे ज़्यादा जस्ट कितना होगा, तो यहाँ पर 2 बार आप देखें, पिछला क्वेश्चन आप बनाए थे तो देखें जब 2 पोल था तब उस कंडीशन में हमारा NS का वैल्यू कितना आ रहा था 3600 आ रहा था। तो यहाँ पर 2 पोल से ज़्यादा क्या हो सकता है, क्योंकि जब तक पोल नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारा स्पीड घटेगा नहीं, तो स्पीड को घटाने के लिए हम लोग 2 से फिर अब 4 पोल करेंगे। 4 पोल रख के देखें तो हमारा जो आया वो 1500 RPM आया, और 1500 RPM जो है वो 1425 RPM के जस्ट आगे का ही नंबर है। मतलब इसका यही पता चल रहा है कि ये जो होगा इस मोटर के लिए NS का वैल्यू होगा। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको देना चाहिए था उसको सब्जेक्टिव में, क्योंकि बहुत ही सोचने वाला क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूसिंग, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस में प्रोड्यूस होता है, DC सीरीज मोटर में, AC सीरीज मोटर में, 3 फेज इंडक्शन मोटर में, या नन ऑफ दीज। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 3 फेज रहेगा तो वहां पर से रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो वो होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक मोटर इन विच बोथ द रोटर एंड स्टेटर विद द सेम स्पीड इज कॉल्ड। कह रहा एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसमें कि रोटर और स्टेटर का सेम स्पीड होता है, उस मोटर को हम लोग क्या कहते हैं। सेम स्पीड होता है मतलब क्या होगा, सिंक्रोनस मोटर होगा, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर या में ही ऐसा होता है जिसमें कि रोटर का स्पीड और स्टेटर का स्पीड दोनों सेम होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सिंक्रोनस मोटर।
अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अंडर एक्साइटेशन ऑपरेशन। अंडर एक्साइटेशन ऑपरेशन के केस में ऑफ सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर के अंडर एक्साइटेशन के केस में द पावर फैक्टर विल बी, पावर फैक्टर इसका क्या होगा? तो इसका पावर फैक्टर जो हमारा होता है वो लैगिंग होता है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर और जानना चाहें तो आप देख सकते हैं कि अंडर एक्साइटेशन के केस में जो होता है वो लैगिंग पावर फैक्टर होता है। नॉर्मल एक्साइटेशन अगर रहेगा तो उस कंडीशन में यूनिटी पावर फैक्टर होगा, और ओवर एक्साइटेशन रहेगा तो उस केस में यह लीडिंग पावर फैक्टर होगा। फिर से सुन लीजिए, अंडर एक्साइटेशन दिया हुआ रहेगा तो वो लैगिंग पावर फैक्टर होगा, नॉर्मल एक्साइटेशन रहेगा तो वो होगा यूनिटी पावर फैक्टर, और ओवर एक्साइटेशन होगा तो वो होगा हमारा लीडिंग पावर फैक्टर। अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अल्टरनेटर इज। शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है अल्टरनेटर का वो क्या होता है? तो ये होता है ऑलवेज लीनियर। कैसा होता है? तो ऑलवेज हमारा होता है ये लीनियर। ऑप्शन ए इज राइट। अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेटर आर रेटेड इन। अल्टरनेटर किस में रेटेड होता है? मेगावाट में, केवार में, केडब्ल्यूएच में या केवीए में? तो हमारा जो अल्टरनेटर होता है वो हमेशा केवीए में रेटेड होता है। किस में होता है? केवीए में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से न्यूमेरिकल, जो कि बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, जो कि पावर डायग्राम, जो पावर फ्लो डायग्राम आपको बहुत पहले जब हम सेशन का जैसे एग्जाम से पहले आपको जो बताया था वहाँ पर एक पावर फ्लो डायग्राम के थ्रू आपको 2 न्यूमेरिकल भी करवाए थे। तो वो डायग्राम अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन को आप आसानी से कर लीजिएगा। पहले देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। ये 6 पोल, एक 6 पोल का 50 हर्ट्ज का 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज का इंडक्शन मोटर है, इज रनिंग एट 950 आरपीएम, जो कि 950 आरपीएम पर रन कर रहा है, एंड हैज कॉपर लॉस, और उसमें कॉपर लॉस जो है वो 5 किलोवाट है। इट्स रोटर इनपुट इज, इसका रोटर इनपुट क्या होगा? तो पहले जो हमें डाटा गिवन है उसको हम पहले देख लेते हैं। क्या दिया है? P बराबर हमें दिया है 6, F बराबर हमें दिया है 50, और उसके बाद फिर हमें क्या दिया है? NR का वैल्यू दिया है, रनिंग कर रहा है इतना स्पीड पर, NR का वैल्यू में दिया है 950। जब इतना चीज़ आपको दिया हुआ है उसके बाद फिर कॉपर लॉस आपको दिया हुआ है। कॉपर लॉस कितना दिया हुआ है? तो कॉपर लॉस आपका है 5 किलोवाट। कितना है? 5 किलोवाट। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जब इतना चीज़ आपको दिया हो, F और P दिया हो, तो सबसे पहला काम आप NS निकाल लीजिए। NS का फॉर्मूला आप लोग को पता हो गया होगा अब तक, 120 F अपॉन में P, यही तो था। यहाँ पर देखिए जब इसका वैल्यू रखिएगा तो क्या आएगा? 120 F का वैल्यू हमारा है 50 अपॉन में P का वैल्यू हमारा है 6 2 जा 12 20, यहाँ पर से आ जाएगा कुल मिलाकर 1000 आरपीएम जो इसका होगा वो क्या होगा? NS। जब NS और NR आपको पता हो तो डायरेक्टली आप सिंपली एक काम कर लीजिए, स्लिप निकाल लीजिए। स्लिप का वैल्यू क्या होगा? तो स्लिप का हमारा वैल्यू होता है S बराबर में NS माइनस में NR अपॉन में NS। इसीलिए हम बार बार फॉर्मूला लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। NS का वैल्यू हमारा कितना आया है? तो 1000 आरपीएम। NR हमारा कितना दिया है? 950 अपॉन में NS का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1000। तो यहाँ पर से जो निकलेगा ये निकलेगा 50 अपॉन में 1000। तो यहाँ पर आप देखिए इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? 0.5 इसका आएगा। यहाँ पर देखिए एक 0 से एक 0 खत्म, यहाँ पर 2 डिजिट है तो एक 0 और लगाएंगे, 0.05 आएगा, सॉरी 0.05, यहाँ पर फिर पॉइंट लगाएंगे, 0.05 इसका जो आएगा वो स्लिप का वैल्यू आएगा। जब स्लिप यहाँ तक तो हम नॉर्मल काम किए। अब देखिए आप लोग पढ़े थे, इसमें पूछ क्या रहा है हमें? तो हमें पूछ रहा है कि इट्स रोटर इनपुट, रोटर इनपुट क्या होगा? तो आप एक फार्मूला पढ़े थे, पी कॉपर, मतलब कॉपर इनपुट का जो पावर था वो इसका फार्मूला होता था पी कॉपर इजकल टू एस पी आई, जहाँ पर पी आई जो होता था वो क्या होता था? रोटर इनपुट। पी आई आप देखिएगा वहाँ पर हम बताए हैं, पी आई को रिप्रेजेंट किए थे रोटर इनपुट से, और पी सी यू जो था वो कॉपर लॉस था। तो कॉपर लॉस हमारा कितना दिया हुआ है? तो कॉपर लॉस हमारा दिया हुआ है 5 किलोवाट। किलोवाट दिया है तो इसको पहले हम लोग बदलेंगे किस में? तो इसको हम लोग बदल लेते हैं वाट में, नहीं तो ऐसे ही रहने देना चाहते हैं तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप 5 किलोवाट है तो इसको 5 किलोवाट ही रहने दीजिए, क्योंकि हमारा आंसर किलोवाट में है तो कोई फायदा नहीं है। किलोवाट हो गया। यस का वैल्यू हमारा कितना है? 0.05, यही तो है, अपॉन में यहाँ पर है पी आई। अब देखिए यहाँ पर से हम जब पी आई का वैल्यू निकालेंगे तो पी आई का वैल्यू हमारा क्या आएगा? पी आई इजकल टू हो जाएगा 5 किलोवाट, 5 अपॉन में 0.05, और 0 पॉइंट यहाँ पर 2 पॉइंट है, यहाँ पर से जब हटाइएगा तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा 500 अपॉन में 5, तो यहाँ जब इसको आप कट करिएगा तो हो जाएगा 100 किलो वाट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 100 किलो वाट। अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेटर कैन बी एक्साइटेड बाई। अल्टरनेटर को हम लोग किससे एक्साइट करते हैं? डीसी से या एसी से? तो अल्टरनेटर जो होता है वो डीसी से एक्साइटेड होता है। अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नंबर ऑफ स्लिप रिंग इन 3 फेज सिंक्रोनस मोटर विल बी। 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में नंबर ऑफ स्लिप रिंग कितना होता है? तो इसमें 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर इज डिटरमाइंड बाय। पावर फैक्टर जो अल्टरनेटर का होता है उसको हम डिटरमाइन करते हैं किससे? स्पीड से, लोड से, एक्साइटेशन से या प्राइम मूवर से। तो हम लोग जो इसको डिपेंडेंट जो डिटरमाइन करते हैं वो करते हैं लोड से। पावर फैक्टर को किससे करते हैं? तो लोड से करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो राइट आंसर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है एट फुल लोड के अराउंड क्या होता है? तो वो हमारा होता है 0.85 लैगिंग। वो क्या होता है? 0.85 लैगिंग। तो इसको आप लोग डायरेक्ट मेमोराइज करिएगा। अब देखिए है ये सीलिंग फैन यूज। सीलिंग फैन जो हमारा यूज होता है उसमें कैपेसिटर से ही स्टार्ट होता है और कैपेसिटर से ही रन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन। इसको आप लोग देख सकते हैं अपने फैन को कि फैन में कैपेसिटर लगा होता है, उससे ही स्टार्ट होता है और उसी से वो रन करते रहता है, चलते भी रहता है। ऐसा तो नहीं होता है कि जब हमारा फैन चलने लगता है तो कैपेसिटर हट जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ। जो हमारा इंडक्शन मोटर का स्टेटर होता है वो क्या चीज़ से बना हुआ होता है? तो वो हमारा बना होता है सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड से। सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील जो होता है इसी से बना होता है। अब देखिए इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन 2018 का क्या है? द मोटर यूजेज इन इलेक्ट्रिक टॉय। इलेक्ट्रिक टॉय में जो मोटर यूज होता है वो कौन सा मोटर होता है? तो वो हमारा होता है शेडेड पोल मोटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अब 2019 के सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वो है द फ्रेम ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज। इंडक्शन मोटर का जो फ्रेम होता है वो क्या चीज से बना होता है? तो वो एल्युमिनियम से बना होता है, कास्ट आयरन से बना होता है, सिलिकॉन स्टील से बना होता है, ब्रॉन्ज स्टील से बना होता है, किससे बना होता है? ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हमारा जो होगा वो होगा कास्ट आयरन। फ्रेम जो हमारा बना होता है वो कास्ट आयरन से बना होता है। अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडक्शन मोटर शाफ्ट शुड बी। इंडक्शन मोटर का शाफ्ट जो होता है वो कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, हॉलो मतलब खोखला, इन दोनों में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा स्टीप। उसको जो है वो कठोर होना चाहिए, तभी तो वो रोटर का भार संभाल सकता है। थर्ड क्वेश्चन है इन एन इंडक्शन मोटर के केस में इफ द एयर गैप इज इंक्रीज। अगर हम एयर गैप को इंक्रीज कर देते हैं तब क्या होता है? उसका पावर फैक्टर जो होता है वो रिड्यूस कर जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स पावर फैक्टर इज रिड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू डैट। करा है कि द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर का वो इन ऑप्शन में से किससे जो है वो टैली करता है या किससे जो है वो मैच करता है? तो वो देखिए ट्रांसफॉर्मर विद शॉर्टेड सेकेंडरी। अगर ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी को हम शॉर्ट कर देंगे तो वो सेम टू सेम हमारा जो है वो इंडक्शन मोटर की तरह बिहेव करने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपरेशन ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज बेस्ड ऑन। इंडक्शन मोटर का जो ऑपरेशन है वो बेस्ड होता है किस पे? एम्पियर लॉ पे। इस पर तो होगा ही नहीं, लेंज लॉ पे नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पर या प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसका राइट आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट स्टार्टिंग के समय में द स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर इज। स्टार्टिंग के समय में इंडक्शन मोटर का स्लिप क्या होता है? तो वो हमारा यूनिटी होता है। इसको देखिए आप लोग अच्छा समझिए क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है। स्लिप का आप फार्मूला पढ़े होंगे। स्लिप का फार्मूला क्या होता है? S = NS माइनस में NR अपॉन में NS, यही होता है। तो शुरुआती जब मोटर को जो स्टार्ट करेंगे उस कंडीशन में हमारा रोटर स्पीड कुछ होगा नहीं होगा, 0। तो यहाँ पर 0 पुट करिए NR की जगह पे, तब इसका वैल्यू होगा NS अपॉन में NS। NS अपॉन में NS जब इसको रखिएगा तो ये क्या आएगा 1। तो 1 को ही हम यूनिटी कहते हैं, इसलिए हमारा इसका आंसर होगा यूनिटी। जो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है उस क्वेश्चन को आपको हम कॉन्सेप्ट के थ्रू ही समझाएंगे तो ज़्यादा आपको याद रहेगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ रोटर आर यूज इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में कितने तरह का रोटर को हम लोग उपयोग करते हैं? तो अल्टरनेटर में हम लोग साइलिएंट पोल टाइप यूज करते हैं, प्रोजेक्टेड पोल टाइप यूज करते हैं, स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप यूज करते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सारे के सारे हम यूज करते हैं। अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन मॉडर्न अल्टरनेटर, जो अभी का अल्टरनेटर है उसमें रोटेटिंग पार्ट क्या होता है? आर्मेचर होता है या फील्ड सिस्टम होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा फील्ड सिस्टम, क्योंकि फील्ड सिस्टम हल्का होता है तो इसको रोटेट कराना ज़्यादा बेहतर होता है आर्मेचर के कंपेरिजन में, क्योंकि आर्मेचर भारी होता है और उसको हम रोटेट कराएंगे तो उसके बाइंडिंग को बिखरने का खतरा बना होता है। इसलिए राइट आंसर इसका होगा फील्ड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 फेज इंडक्शन मोटर विथ रोटर सर्किट ओपन विल बी। कराए कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का अगर रोटर सर्किट ओपन होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? रन नॉर्मली, गेट ओवर हीटेड, नॉट रन, मेक नॉइज। जब इसका जो मोटर का रोटर सर्किट है वही ओपन हो जाएगा तो वो किसी तरीके से रन नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करेंट कैन बी मेजर्ड विथ।
करा है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो फ्रीक्वेंसी होता है रोटर करंट का वो किससे मेजर करते हैं हम, गैल्वेनोमीटर या डीसी मूविंग कॉइल मल्टी वोल्ट मीटर या वाट मीटर या नन ऑफ दीज। तो इसमें से हम लोग जो यूज करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं डीसी मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर। इसके थ्रू हम लोग जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट जो है, रोटर करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम मेजर कर लेते हैं डीसी मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर से। अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉर्क डेवलप इन एन इंडक्शन मोटर इज नियरली प्रोपोर्शनल टू। जो टॉर्क हमारा जनरेट होता है, जो डेवलप होता है इंडक्शन मोटर में, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो वो होता है वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो वो होता है वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। आप इसका फार्मूला जब देखिएगा तो उसमें भी यह फार्मूला देखिए, जो टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क का जो फार्मूला होता है यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि टी मैक्स जो होता है 3/ओमेगा/s इंटू में ये होता है वी स्क्वायर अपॉन में 2x2 डैश। यहाँ पर देखिए वी स्क्वायर डायरेक्टली टी मैक्स इसका प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए ये प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर के। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ स्लिप रिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्पीड होता है कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम, उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं रोटर साइड से। कैसे, चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल, पोल को चेंज करके, तो पोल को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेंजिंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को चेंज करके, इससे भी नहीं हम करते हैं। चेंजिंग द सप्लाई वोल्टेज, इससे भी नहीं करते हैं। तो हम लोग करते किससे, रियोस्टैटिक कंट्रोल, उसमें रेजिस्टेंस लगाकर उसको हम कंट्रोल करते हैं। अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टिंग मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर स्टार्टिंग डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज इंडक्शन मोटर। करा है कि इसमें से कौन सा ऐसा स्टार्टिंग मेथड है जिसको कि हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। कैन नॉट लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, कैन नॉट, जिसका कि हम लोग उपयोग नहीं करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने में, तो वो हमारा है स्टार डेल्टा। इसका हम लोग उपयोग जो है वो नहीं करते हैं इसको स्टार्ट करने में। अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेटर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हमारा जो अल्टरनेटर होता है वो ऑपरेट करता है कौन से प्रिंसिपल पर, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, या बोथ सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, या डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वो हमारा होता है जो अल्टरनेटर वो ऑपरेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन अल्टरनेटर के केस में द आर्मेचर रिएक्शन इज कंसीडर्ड किया जाता है टू बी इक्विवेलेंट टू 50 CS। किसके इक्विवेलेंट, तो वो हमारा होता है रिएक्टेंस के इक्विवेलेंट होता है। अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 3 फेज सिंक्रोनस मोटर इज वाइडली यूज फॉर। 3 फेज सिंक्रोनस मोटर जो होता है उसको हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं किस में, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में, कंट्रोल ऑफ वोल्टेज एट द एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, हाई टॉर्क लोड। तो इसका जो है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में भी किया जाता है और ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए इंड में जो भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंक्रोनस मोटर कैन बी स्टार्टेड बाय। सिंक्रोनस मोटर को हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, प्रोवाइडिंग डैम्पर बाइंडिंग इन द रोटर सर्किट। रोटर सर्किट में डैम्पर बाइंडिंग को प्रोवाइड करके, सही है ये बात। उसके बाद है कि कपलिंग इट विथ अ स्मॉल डीसी इंडक्शन मोटर दैट कॉल्ड पॉनी मोटर। इससे भी पॉनी मोटर की मदद से भी हम उसको स्टार्ट करते हैं। कपलिंग इट विथ अ डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर से भी कपलिंग करके करते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा एनी ऑफ दी अबव, किसी भी मेथड से हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कराई ना सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के केस में बोथ द मेन एंड एक्सिलरी बाइंडिंग आर प्लेस्ड ऑन द स्टेटर। कराई कि दोनों मेन और एक्सिलरी बाइंडिंग जो होता है वो स्टेटर पर प्लेस होता है। तो ये इसका जो है वो राइट आंसर है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कराई कि द कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर इज शॉर्ट सर्किटेड। अगर कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर है उसका अगर कैपेसिटर ही खराब हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तब उस कंडीशन में क्या होगा, वो स्टार्ट होगा, नहीं स्टार्ट होगा, नॉट स्टार्ट, बर्न, स्टार्ट विद जर्क। तो ये जो होगा वो स्टार्ट ही नहीं होगा क्योंकि इसका कैपेसिटर ही खराब हो गया, तो ये स्टार्ट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन अ शेडेड पोल मोटर में द रोटेटिंग फील्ड इज डेवलप्ड बाय। रोटेटिंग फील्ड जो डेवलप होता है वो किससे होता है, तो वो साइलेंट पोल से होता है, कैपेसिटर से होता है, शेडिंग कॉइल से होता है, या डैम्पर बाइंडिंग से होता है। तो ये जो होता है वो शेडिंग कॉइल से होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं सबसे लास्ट ईयर जो 2020 है इसके क्वेश्चन की ओर। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है द ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर इज बेस्ड ऑन। करा कि जो इंडक्शन मोटर का ऑपरेशन होता है वो बेस्ड होता है किस पर, लेंज लॉ पर, एम्पियर लॉ पर, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पर, या प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन पर। तो इसका राइट आंसर है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पर ये जो होता है वो वर्क करता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है 2019 में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद 3 फेज इंडक्शन मोटर इज आर करेक्ट। करा है कि यहाँ पर जो ऑप्शन में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो इंडक्शन मोटर के केस में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला ऑप्शन करा है द केज रोटर इज मेड ऑफ कॉपर,
करा कि केज रोटर होता है जो कॉपर का बना हुआ होता है, तो कॉपर का तो होता ही है, साथ ही साथ इसमें हम एल्युमिनियम का भी यूज करते हैं, कॉपर की जगह पर हम एल्युमिनियम का भी यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा सही तो नहीं है क्योंकि ये पूरा नहीं कर रहा है। दूसरा करा है द रोटर इज यूजुअली कनेक्टेड टू 3 फेज एसी सप्लाई। करा रोटर जो हमारा है वो 3 फेज एसी सप्लाई से कनेक्टेड होता है। गलत, रोटर थोड़ा होता है, इसका तो स्टेटर होता है कनेक्टेड, तो हमारा बी ऑप्शन भी गलत है। उसके बाद कह रहा है द स्टेटर बाइंडिंग प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है कि जो इसका स्टेटर बाइंडिंग होता है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये राइट बात है कि स्टेटर बाइंडिंग में जो हम 3 फेज सप्लाई देते हैं तो वहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो राइट आंसर है। तो अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है कि इन्हें 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के केस में इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन करा है कि रोटर कंडक्टर आर शॉर्ट सर्किटेड थ्रू इंड रिंग। इसका जो रोटर कंडक्टर होता है वो इंड रिंग से शॉर्ट सर्किटेड होता है। तो यह जो हमारा है वो राइट आंसर है। क्या है? यह जो हमारा है वो राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो देखिए ये जो है वो क्या है, स्क्वायरल केज इंडक्शन रोटर है। इसमें आप देख सकते हैं कि कंडक्टर जो होता है वो स्लिपरिंग, यह जो है इंड रिंग के थ्रू जो है वो शॉर्ट सर्किटेड होता है, जबकि स्लिपरिंग के थ्रू जो शॉर्ट सर्किटेड होता है वो कौन होता है? तो वो होता है 3 फेज स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर। स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर का जो कंडक्टर होता है वो शॉर्ट सर्किटेड होता है स्लिपरिंग के थ्रू। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इन एन इंडक्शन मोटर इफ द एयर गैप इज इंक्रीज। अगर इंडक्टर मोशन के केस में अगर हम एयर गैप को इंक्रीज करते हैं तो हमारा क्या होगा? तो कह रहा है ऑप्शन में इट्स स्पीड विल रिड्यूस, उसका स्पीड घट जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इट्स इफिशियंसी विल इंप्रूव, उसका इफिशियंसी इंप्रूव हो जाएगा। तीसरा कहता है इट्स पावर फैक्टर विल रिड्यूस, उसका पावर फैक्टर रिड्यूस हो जाएगा। और चौथा कह रहा है इट्स ब्रेक डाउन टॉर्क विल रिड्यूस, उसका ब्रेक डाउन टॉर्क रिड्यूस हो जाएगा। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के केस में अगर हम एयर गैप को इंक्रीज करते हैं तो उसका पावर फैक्टर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? पावर फैक्टर जो होता है उसका वो रिड्यूस हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोटर स्लॉट आर स्लाइटली स्क्यूड इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के केस में रोटर कंडक्टर जो होता है उसको हम थोड़ा सा स्लाइटली स्क्यूड, थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं। तो वो क्यों करते हैं? इससे क्या इसका बेनिफिट होता है? तो ऑप्शन कह रहा है कि इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ रोटर बार, रोटर बार के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। दूसरा कह रहा है कि रिड्यूस द मैग्नेटिक हम एंड लॉकिंग टेंडेंसी ऑफ रोटर, जो इसको स्क्यू करने से उसका जो मैग्नेटिक हम होता है वो कम हो जाता है और लॉकिंग टेंडेंसी भी जो है वो कम जाता है। तो हमारा राइट आंसर यही होगा। इसीलिए हम इसका उपयोग करते हैं कि पहला तो अगर तिरछा रहेगा तो हमारा स्टेटर और रोटर के बीच में जो है वो लॉकिंग नहीं हो पाएगा, और साथ ही साथ इसमें जो हमिंग नॉइज जो आता है वो नॉइज भी नहीं आएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सी ऑप्शन करा था इकोनोमाइज द कॉपर टू बी यूज, कॉपर को इकोनोमाइज करने के लिए। अगर आप ही बताइए जब हम कॉपर के रड को तिरछा करेंगे तो उसका लेंथ बढ़ जाएगा, जब लेंथ बढ़ेगा तो ज़्यादा कॉपर का हमको रिक्वायरमेंट होगा, तो वहाँ पर तो वो महंगा पड़ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा गलत है। प्रोवाइड ईज ऑफ फैब्रिकेशन, करा कि उसको फैब्रिकेशन की आसानी करने के लिए, तो यह भी गलत है। राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वह कह रहा है द रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर फील्ड इन एन इंडक्शन मोटर इज इक्वल टू। कह रहा है रिलेटिव स्पीड जो होता है स्टेटर और रोटर फील्ड का इंडक्शन मोटर में वो क्या होता है? तो इसके लिए आपको हम बताए थे, जब लेक्चर हम पढ़ाए होंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर, उसमें हम बताए थे कि एक कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। देखिए, तो सबसे पहला जो होता है हमारा होता है स्टेटर बॉडी। वो क्या होता है? स्टेटर बॉडी। तो स्टेटर बॉडी हमारा क्या होता है? रेस्ट की अवस्था में होता है। तो यहाँ पर इसका स्पीड क्या होगा? 0 RPM। पहला तो ये होगा। स्टेटर के बाद तुरंत बाद क्या आता है? स्टेटर फ्लक्स। क्या आता है हमारा? स्टेटर फ्लक्स या स्टेटर फील्ड, जो भी आप कह लीजिए। स्टेटर फील्ड ही लिख देते हैं, स्टेटर फील्ड। स्टेटर फील्ड का वैल्यू हमारा क्या होता है? स्टेटर फील्ड का जो वैल्यू होता है वो होता है NS RPM पर ये रोटेट करता है। उसके बाद जो आता है वो आता है रोटर फील्ड। तो रोटर फील्ड भी हमारा किस पर रोटेट करता है? तो रोटर फील्ड भी हमारा जो होता है वो NS पर ही रोटेट करता है, NS RPM। और उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है रोटर स्पीड। रोटर स्पीड जो होता है वो होता है कितना? तो रोटर हमारा जो रोटेट करता है वो करता है NR RPM पर। अब इसी से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, गेट में भी पूछा है, जेई के भी एग्जाम में पूछता है, आपके सेमेस्टर में भी पूछा है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा था कि रिलेटिव स्पीड हमको निकालना था स्टेटर एंड रोटर फील्ड। स्टेटर फील्ड एंड रोटर फील्ड में रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड इसका क्या होगा? स्टेटर फील्ड का रिलेटिव स्पीड का वैल्यू इसमें देखिए क्या होगा? स्टेटर फील्ड का वैल्यू है NS और रोटर फील्ड का वैल्यू भी है NS। जब NS माइनस NS करेंगे तो क्या होगा? 0। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल लोड स्लिप ऑफ 60 हर्ट्ज 12 पोर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज 5%, इट्स फुल लोड स्पीड इज। करा कि फुल लोड स्लिप दिया हुआ है, इसका जो है वो 5% है।
फुल लोड स्लिप कितना दिया है, तो हमको यहाँ पर स्लिप का वैल्यू जो दिया है वो दिया है 5%। स्लिप का वैल्यू कितना दिया है, तो स्लिप का वैल्यू हमें दिया है 5%, यही ठीक है। 5% मतलब क्या, 0.05 यही दिया है स्लिप का वैल्यू। उसके बाद करा है कि इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना है, 60 हर्ट्ज है। उसके बाद करा है कि ये कितना पोल का है, तो 12 पोल का है, तो P बराबर में 12 पोल। तो हमको पूछ रहा है क्या, एनआर का वैल्यू पूछ रहा है कि उसका फुल लोड स्पीड क्या होगा, एनआर बराबर भाट। सबसे पहला काम एनएस निकालते हैं। एनएस बराबर हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 120F अपॉन में P, यही होता है। 120F का वैल्यू हमें कितना दिया है, 60 अपॉन में P का वैल्यू जो हमें दिया है वो कितना दिया है, P का वैल्यू में दिया है 12। तो यहाँ जब आप इसको कट करिएगा तो कितना आएगा, तो ये आएगा 10, मतलब कि कितना 600 RPM। तो 600 RPM जो हम निकाले हैं, बहुत सारे लड़के यहाँ पर एनएस निकालेंगे और देखेंगे 600 RPM ऑप्शन में मार देंगे तुरंत, ऐसा नहीं होता है। एनआर हमको पूछ रहा है, तो यहाँ पर एनआर के लिए हम फार्मूला पढ़े थे, एनआर इजकल टू 1 माइनस में एस और इंटू में एनएस, यही तो होता था 1 माइनस में एस इंटू में एनएस। तो 1 और एस का वैल्यू जो है वो क्या है, एस का वैल्यू हमारा कितना है 0.05, तो यहाँ पर 0.05 करेंगे, इंटू में एनएस का वैल्यू जो है कितना है 600। तो यहाँ पर जब इसको आप घटाइएगा तो आएगा 0.95 इंटू में 600। तो देखिए जब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 00 पहले लिखा जाएगा, उसके बाद 95 इंटू 6 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 570। यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट है तो दो डिजिट के बाद हम पॉइंट मार देंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 570 RPM। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर रन एट ए स्पीड ऑफ 1440 RPM, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करेंट इज। देखिए आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो नॉर्मल दो ही फार्मूला पर पूछेगा, एक तो आपको एनएस का पूछ सकता है, तो एनएस बराबर 120F अपॉन में P, इस पर न्यूमेरिकल आपको पूछेगा, नहीं तो वो फिर आप रोटर स्पीड पूछ देगा, एनआर का वैल्यू पूछेगा, और नहीं तो आपको स्लिप पूछेगा। तो यही 2-3 फार्मूला आपको याद रखना है, इस पर आपको न्यूमेरिकल डेफिनेटली है कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही पूछेगा। तो अब देखिए हमारा इसका राइट क्वेश्चन में क्या करा है, पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि ये 4 पोल, P बराबर कितना दिया है हमें, P बराबर दिया है 4, फ्रीक्वेंसी दिया है कितना 50 हर्ट्ज है, इंडक्शन मोटर रन से स्पीड 1440 RPM, मतलब स्पीड दिया है, मतलब एनआर दिया है, एनआर का वैल्यू कितना है 1440 RPM। नेक्स्ट देखिए क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट, रोटर करंट का फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, मतलब क्या एफआर पूछ रहा है। एफआर बराबर में हम लोग पढ़े हैं कि एफआर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू में एफ होता है, यही तो होता है। अब देखिए हमको एफ पता है लेकिन एस नहीं पता है, तो एस को पता करना होगा, तो इसके लिए सबसे पहले पी और एफ दिया है तो हम निकालेंगे क्या, एनएस। एनएस निकालेंगे तो इसका वैल्यू होगा 120F अपॉन में P, यही होगा इसका वैल्यू। यहाँ पर रखिए 120F का वैल्यू हम रखते हैं कितना है 50 है, और P का वैल्यू हमें कितना दिया है 4 दिया है, तो यहाँ पर आएगा 4 3 जा 12 30, यहाँ से आ जाएगा 1500 RPM, इतना 1500 RPM आ जाएगा एनएस का वैल्यू, और एनआर का वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हम स्लिप निकालते हैं, स्लिप बराबर में होता है एनएस माइनस में एनआर अपॉन में एनएस, यही तो इसका फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर पुट करिए, एनएस का वैल्यू हम लाए हैं 1500 RPM, और एनआर का वैल्यू हमारा है वो 1440 RPM है, और अपॉन में एनएस का वैल्यू फिर से होगा 1500 RPM। यहाँ जब आप इसको घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 60 अपॉन में 1500, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन में 150। जब इसको आप 6 अपॉन में 150 करिएगा तो इसका राइट आंसर क्या आता है, देखिए बताते हैं, आप कैलकुलेटर का यूज कर लीजिएगा। 6 अपॉन में 150 0.04, तो ये आ गया स्लिप का वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए हमको एफ आर पूछा था, तो एफ आर बराबर यहाँ पर रख देंगे, स्लिप का वैल्यू मेरा कितना आया 0.04 इंटू में एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50, जब इसको आप करिएगा तो आ जाएगा 2 हर्ट्ज। क्या आ जाएगा 2 हर्ट्ज, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि इन लार्ज सिंक्रोनस जनरेटर के केस में डैम्पर आर प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू, डैम्पर को हम लोग प्रोवाइड करते हैं किस लिए, इंक्रीज द स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, या एलिमिनेट द हार्मोनिक्स इफेक्ट, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए तो करते ही हैं, एलिमिनेट द हार्मोनिक्स इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए यह भी सही है, रिड्यूस वोल्टेज फ्लक्चुएशन इसके लिए हम लोग नहीं करते। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नंबर ऑफ पोल इन टर्बो अल्टरनेटर, टर्बो अल्टरनेटर में नंबर ऑफ पोल कितना होता है, तो टर्बो अल्टरनेटर में नंबर ऑफ पोल जो होता है वो 2 होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इट इज डिजरेबल टू एलिमिनेट 5th हार्मोनिक वोल्टेज फ्रॉम द फेज वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर
द क्वाइल शुड बी शॉर्ट पिचेज बाय एन इलेक्ट्रिकल एंगल ऑफ। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो 36 डिग्री होता है, यह डिराइव करके निकलता है, तो डेरिवेशन हमें जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर एंड द नंबर ऑफ फील्ड एंड आर्मेचर टर्न आर डबल्ड देन द जनरेटेड वोल्टेज चेंजेज बाई अ फैक्टर। क्या करा, इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर एंड द नंबर ऑफ फील्ड एंड आर्मेचर टर्न आर डबल, जितना भी उसका डायमेंशन है उसको अगर हम डबल कर देते हैं तो उस कंडीशन में हमारा वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वोल्टेज हमारा जो होगा वो कैसा होगा, उस पर क्या होगा। तो आपको पता होगा कि EA बराबर जो हम निकालते हैं वोल्टेज का फॉर्मूला जो हमारा होता है 4.44 FNE5P, यही तो होता है। यहाँ पर क्या करा है कि हम जो है वो क्या क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ फील्ड को डबल करेंगे। तो पहले यहाँ पर देखिए 4.44 इसको रहने देते हैं, उसके बाद करें नंबर ऑफ फील्ड जो है वो उसको हम लोग डबल कर रहे हैं, तो मतलब 2NE कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करा है एंड आर्मेचर नंबर ऑफ फील्ड एंड आर्मेचर टर्न आर डबल, तो ये आर्मेचर NE जो था आर्मेचर टर्न उसको डबल कर दिए और फील्ड जो है उसको भी डबल कर देंगे, मतलब 5 का वैल्यू भी हम लोग कर देते हैं 25। तब इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तब उस केस में देखिए ये क्या 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 टाइम एक्स्ट्रा हो जाएगा पहले से, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C 4। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इन सिंक्रोनस मशीन डिपेंड ऑन, कह रहा है कि आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट जो है वो सिंक्रोनस मशीन का डिपेंड करता है किस पर, लोड करंट पर या पावर फैक्टर ऑफ लोड पर या स्पीड ऑफ मशीन पर या बोथ A एंड B पर। तो इसका राइट आंसर होगा लोड करंट पर भी डिपेंड करता है और पावर फैक्टर पर भी डिपेंड करता है, पावर फैक्टर लोड पर भी, और राइट आंसर होगा बोथ A एंड B। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो वो क्या कर रहा है कि लीडिंग पावर फैक्टर लोड ऑन एन अल्टरनेटर इंप्लाइज दैट इट्स वोल्टेज रेगुलेशन शैल बी, कह रहा है कि लोड लीडिंग पावर फैक्टर जो अल्टरनेटर के केस में होता है वो उसमें वोल्टेज रेगुलेशन पर कैसे इंप्लाइज करता है, पॉजिटिव या निगेटिव या जीरो या एनी ऑफ दी अबव। तो इसमें जो होता है वो तीनों तरह का होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वो कह रहा है कि 3 फेज सिंक्रोनस मोटर है, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, नॉन स्टार्टिंग टॉर्क, लो स्टार्टिंग टॉर्क या लो स्टार्टिंग करंट। तो 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में नो स्टार्टिंग टॉर्क या नॉन स्टार्टिंग टॉर्क होता है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि इन्हें सिंक्रोनस मोटर टॉर्क और लोड एंगल, कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर के केस में टॉर्क और लोड एंगल क्या होता है विथ इंक्रीज इन लोड, लोड के इंक्रीज होने से टॉर्क और लोड एंगल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वह भी जो होता है लोड के बढ़ने से के साथ साथ वह भी जो होता है वो इंक्रीज करता है, क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसमें कह रहा है कि वाइल स्टार्टिंग अ सिंक्रोनस मोटर इट्स फील्ड वाइंडिंग शुड बी, कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए फील्ड वाइंडिंग में क्या करते हैं, केप्ट ओपन उसको खुला छोड़ देते हैं या शॉर्ट सर्किट करते हैं या कनेक्ट डीसी सोर्स या डीसी सोर्स कनेक्ट करते हैं या नन ऑफ दी अबव। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसमें फील्ड वाइंडिंग को हम लोग शॉर्ट सर्किटेड करते हैं, शॉर्ट सर्किट करेंगे तभी तो वो मोटर स्टार्ट होगा। नेक्स्ट हमारा है कि इन ए शेडेड पोल मोटर शेडिंग कॉइल आर यूज्ड टू, शेडेड पोल मोटर में हम शेडिंग कॉइल का उपयोग क्यों करते हैं, तो शेडेड पोल मोटर में शेडिंग कॉइल का हम लोग उपयोग करते हैं रिड्यूस बाइंडिंग लॉस को कम करने के लिए, या रिड्यूस फ्रिक्शन लॉस को कम करने के लिए, प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने से, या प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्पार्किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो शेडिंग कॉइल का हम लोग उपयोग करते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाई इंटरचेंजिंग टर्मिनल ऑफ, कह रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, उसको हम लोग रिवर्स करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, किसको इंटरचेंज करके या किसको, देखिए क्या करें, इंटरचेंजिंग टर्मिनल ऑफ, कौन से टर्मिनल को इंटरचेंज करके कर सकते हैं, कैपेसिटर को इंटरचेंज करके, उसका सप्लाई को इंटरचेंज करके, या सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच था सी ऑप्शन में जो है सेंट्रीफ्यूगल स्विच उसको चेंज करके, या स्टार्टिंग बाइंडिंग को चेंज करके। तो इसका राइट आंसर होगा स्टार्टिंग या एक्सिलरी बाइंडिंग को चेंज करके हम उसका जो रोटेशन है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अभी सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन और 2020 का भी सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। तो इसमें कह रहा है कि इन कंपेरिजन टू रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर द परमानेंट कैपेसिटर मोटर, कह रहा है कि जब कंपेरिजन लेते हैं रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर और परमानेंट स्टार्ट मोटर में तो उसका क्या कंपेरिजन निकलता है, इट इज मोर एक्सपेंसिव या मोर एक्सपेंसिव होता है, या हैज बेटर पावर फैक्टर या पावर फैक्टर जो होता है वो बेटर होता है, हैज बेटर स्टार्टिंग टॉर्क या ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सब होता है, एक्सपेंसिव भी होता है, बेटर पावर फैक्टर भी होता है और हैज बेटर स्टार्टिंग टॉर्क भी होता है। किसका, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर का परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर से। तो यह था आज का हमारा सेशन। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगता है
और अगर आपको हमारे मेहनत इस सेशन में दिखता है, यह प्रेजेंटेशन को बनाने में मिनिमम हमें 2 से 3 घंटे लगते हैं, इसको सिर्फ टाइप करने में। तो अगर आपको थोड़ा सा भी मदद मिलता है इस वीडियो से तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को अपने सारे कॉलेज ग्रुप में शेयर करें, ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल सके, सभी को मदद मिल सके और हम मोटिवेट हो सकें। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से आप लोग जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, अपने जूनियर को भी जोड़िए, जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के आपके जूनियर हैं उनको भी जोड़िए, तो उनको भी कुछ मदद मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।